हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीजी पर। दोस्तों, मैं हूं संटू कुमार और चलिए आप मैथ सीजी के साथ 10th क्लास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग को वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। उसके बाद हम लोग अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें आएंगी उसके बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या होती क्या है। तो पहले तो वास्तविक संख्या से पहले हम लोग को संख्याएं के बारे में पढ़ना होगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्याएं दोस्तों दो तरीक़े की होंगी। एक होगी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। एक होती है काल्पनिक संख्याएं। हम लोग को 10th में से वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। ये जो है काल्पनिक संख्याएं हैं, ये आगे के क्लास में पढ़ना है, यानी कि 11th में पढ़ना है। ये हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है। इसमें जैसे कि माइनस का वर्गमूल निकालने के लिए आ जाएगा -4 का वर्गमूल क्या होगा। तो ये सब इमेजिनरी संख्या बोला जाता है। इसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर है। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, ये हम लोग को पढ़ना है। ये आपको थोड़ा सा इसमें चर्चा कर देते हैं इसके बारे में। इसमें माइनस का भी रूट निकाला जाता है। जैसे अभी तक आप लोग 4 का रूट निकालते थे। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। उसी तरीके से जब 11th क्लास में जाइएगा तो आप लोग -4 का भी वर्गमूल निकालने के लिए सीखिएगा, -9 का भी वर्गमूल निकालने के लिए सीखिएगा क्या होगा। तो ये हम लोग अभी का चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज दे दी कि आपको अगले क्लास में भी पढ़ना है ऐसा चैप्टर। तो इसको मिटा के देते हैं, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम लोग को सिर्फ इसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहला हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। तीसरा हो गया परिमेय संख्या। चौथा हो गया परिमेय संख्या। पांचवा हो गया पूर्णांक संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहेंगे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वो संख्या, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जनरली गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जाते रहेगा आगे तक, तो ये प्राकृत संख्या कहलाएगा। फिर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर में बोला जाता है, WHL होल नंबर। इसको W से डिनोट किया जाता है, प्राकृत संख्या को N से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्या वो कहलाएगी, प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा देने से वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब कि ये संख्या 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगी। उसी तरह से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब भी होगा तो ये P/Q के रूप में होगा। इसको रेशनल नंबर भी बोला जाता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है
परिमेय संख्या जो है ये P/Q के रूप में होता है, जहाँ पर Q = नॉट 0। Q जो है, ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये जब 0 हो जाएगा तो फिर परिमेय संख्या नहीं बन पाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 2/3 P/Q है, आंसर आ रहा है, डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जिसमें आएगा अंश और हर वो परिमेय संख्या होगा। आपका 1 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, 2/4 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको काट के 1/2 कर सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। आपका 0 भी एक परिमेय है, लेकिन 1/0 परिमेय नहीं है, इसको याद रखिएगा। 0 परिमेय है लेकिन 1/0 परिमेय नहीं है क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, वैसे ही जो 2/4 आपको बताया, 2/4 परिमेय नहीं है, में नहीं है, लेकिन इसका सरल रूप जो है, इसको काटेंगे तो 2/4 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसका सरल रूप 1/2 है जो परिमेय है, जो परिमेय है। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये 0 है। उसी तरह से 2/4 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसको जब सरल करेंगे 2/4 को तो 1/2 हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछेगा तो स्टेप का भी दे देगा, तो ऐसा नहीं कि उसी को मार दीजिए फिर गलत हो जाएगा। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या उसको कहेंगे जितने भी अभाज्य संख्या हैं अंडर रूट में, वो सब अपरिमेय संख्या है। जैसे कि इसका परिभाषा ही हो गया अंडर रूट अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हो गया √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसी तरीक़े से 1 पॉइंट दशमलव में आ जाइए तो 1.0010001 ... ये सब अपरिमेय है। या फिर 1.3 के ऊपर बार लगा रहेगा, बार संख्या के बारे में पढ़े होंगे, ये भी अपरिमेय है। या फिर स्टेप से रहेगा 1.333333, इसको बार का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक परिमेय है। ये जो है ये परिमेय संख्या है। जब बार लग गया तो ये परिमेय हो गया। लेकिन जब इसी का सरलतम रूप के बारे में लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये परिमेय हो जाएगा।
अब आ जाते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? इसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। तो जैसे कि मान लीजिए 0 हो गया, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, -1 -2 -3। मतलब इसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों को मिला के जो भी बने वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो इस तरीक़ा से संख्या के बारे में आपको कुछ जानना था, जो हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद है हम लोगों को सीधा पढ़ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। ये देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। सब कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ऐसे मसाला सा निकलवा, महत्तम सामर्थ्य निकलवाएगा आपसे। भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। यूक्लिड विभाजन कहता है यदि ए बड़ा हो 20 से, ये कोई इंटीजर है, ये कोई पूर्णांक है, वो यदि बड़ा है 20 से, तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि ए बराबर हो जाएगा BQ + R। ये कहता है यूक्लिड विभाजन। अब यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जहाँ पर आर जो होगा 20 से छोटा होगा, आर जो होगा 20 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे आर जो है 20 से छोटा, यहाँ पे लिख देते हैं 20 से छोटा और 0 के बराबर या बड़ा भी हो, बड़ा होगा, बड़ा भी होगा, ये 0 के बराबर या बड़ा होगा, या 0 से बड़ा भी होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है। तो आप लोगों ने भाग के बारे में जानते होंगे, भाग इस टाइप से पड़ता है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 12 कोई संख्या है, यहाँ पे 144 है, इसमें भाग देना है। तो 12 में 12 से भाग देंगे तो बराबर 144 12 में कट जाएगा। कट जाता है ना, 12 12 144, इस टाइप से। चलिए कोई और संख्या ले लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए 3 ले लिए, 9 ले लिए, इसको भाग दिए तो 3 बार में भाग देंगे तो 3 3 9, कट गया। तो ये जो हमारा है 3 जो है, यहाँ जो 3 आया है, ये भी थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा। एक ही संख्या जरा ना, यहाँ पे 6 ले लेता है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, घट गया। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाएगा भाजक। इसको क्या कहा जाता है, ऊपर वाला को
ये है भाज्य, ये है भागफल, ये जो नीचे जो है ये शेष है। इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो ये डिविजन हो गया, ये डिविडेंड हो गया, 6 जो है डिविडेंड है, ये जो है क्विटेंट है और ये रिमाइंडर है। सब इसका इससे क्या संबंध है? तो यहाँ पे जो भाज्य है मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, प्लस शेष, ये फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब यहाँ पे भाज्य क्या है? तो भाज्य तो यहाँ पे 6 है, बराबर भाजक क्या है? भाजक 3 है, भागफल क्या है? 2 है, प्लस शेष क्या है? तो शेष 0 है। तो 6 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 0 6, दोनों बराबर आ गया ना। तो यानी कि हमारा ये सही इक्वेशन जो है सही बैठ रहा है। तो हम इससे रिलेट कैसे करेंगे? ये दोनों को हम कैसे रिलेट करेंगे? यही यहाँ पे समझना है। इसी पे क्वेश्चन आपका आएगा, कैसे रिलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो 6 है जो भाज्य है, मतलब कि यहाँ पे ए जो है भाज्य का काम करेगा, यानी कि यहाँ पे ए जो है भाज्य का काम करेगा, ए बराबर भाज्य हो गया। बी जो है बी क्यू, मतलब कि भाजक गुना भागफल, मतलब इसमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो बी ये क्विटेंट है, तो ये मान लीजिए ये दोनों भाजक गुना भागफल है। बी क्यू जो है ये भाजक गुना भागफल का काम करेगा, भाजक गुना भागफल। और आर जो बच गया वो शेष है। इसी से वो फार्मूला बना है कि ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये भी है लेकिन इसका फॉर्म ये है, यहाँ पर थोड़ा कंडीशन लगा दिया गया। ये जब भी रहेगा तो बी से बड़ा रहेगा, ये जब भी रहेगा तो बी से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, इसको ए मानना पड़ेगा, है ना। तो बी से बड़ा मान लीजिए, इसी को बी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। तो यहाँ पर तो ए 6 है, बी 3 है, तो ए जो है बी से बड़ा है कि नहीं है? बी से बड़ा है ना, 3 से बड़ा है ना 6, यदि 2 से भी देखिएगा तो 2 से बड़ा है। तो ये जब भी रहेगा बी से बड़ा, इसीलिए यहाँ पे दिया है कि ये जब भी रहेगा बी से बड़ा ही रहेगा, तभी हम लोग भाग करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो ये था यूक्लिड विभाजन पर में। अब इसी से आगे क्वेश्चन बनेगा। इसी से आपका जो प्रश्नावली 1.1 है वो इसी के आधार पर सारा आपका क्वेश्चन उसमें दिया गया है, उसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। तो अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ओके दोस्तों।